हेलो एल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द अदर रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स. द सेकेंड रिएक्शन इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन क्या होता है. अब बीटा कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है. तो यहाँ पे इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप एक्स हेलोजन जुड़ा है, तो इसके जस्ट बाद वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है. इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहेंगे. तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है नेचर में. ये जो बीटा हाइड्रोजन है एसिडिक है नेचर में. क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हेलोजन एक्स, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो ये क्या करता है, ये जो सी एक्स बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है. इसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है. तो इस डेफिशिएंसी को फुल कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन अपने बगल वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करता है. अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं तो जो बीटा कार्बन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है. अब इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कार्बन जो है, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. नाउ इट इज़ बिहेविंग एज एन एसिडिक हाइड्रोजन एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड एज H+ आयंस. तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा है, बीटा हाइड्रोजन, ये एसिडिक होता है. क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि X जो है वो हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो वो ये जो CX बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा. जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये कार्बन अपने बगल वाले जो कार्बन के साथ उसका बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. तो उसके बगल वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी. अब ये जो बीटा कार्बन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इस पे जो हाइड्रोजन एटम लगा है उसके बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा. तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा and this hydrogen can be removed in the form of H+ ions now, and therefore this hydrogen starts behaving as an acidic hydrogen. तो बीटा हाइड्रोजन इज़ एसिडिक इन नेचर. अब क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है तो इस बीटा हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिमूव कर सकता है इन दी फॉर्म ऑफ H+ आयंस. तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक बेस जो है वो यहाँ पे जो बीटा हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर लेता है. यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिया है वो है KOH एल्कोहलिक. ठीक है, KOH का एल्कोहलिक सोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा. जब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज़ होगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया. तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ बॉन्ड बनेगी और यहाँ से हेलोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा. तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से X रिमूव हो गया, तो HX यहाँ से रिमूव हो गया. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे बन गई डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में. तो हेलो एल्केन से क्या मिला हमें, हेलो एल्केन्स कन्वर्ट हुए किस में, एल्कीन्स में. अब दिस इज़ अब यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज़ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड अ हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन. बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव हुआ है. एंड देयरफॉर दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हुआ, HX दैट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड इज़ रिमूव्ड. एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक हेलोजन, एंड देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है एंड देयरफॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. अब यहाँ पे एल्कीन बन रही है, बहुत तरह की एल्कीन्स बन सकती है. कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी या कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, ये सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है. सेट्ज़ेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल. अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हम कैसे पहचानेंगे, ये जो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड बनती है, ठीक है, ये जो दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड बनती है
इन पे जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा हमारा एल्कीन जो है वो स्टेबल होगा, या यूँ कहें कि वो एल्कीन उतनी ज़्यादा जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज द एल्कीन इज़ दिस, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर कार्बन एटम्स के ऊपर दो दो हाइड्रोजन है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप लगा देती हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 हो गया। तो पहले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे उनके पास 4 हाइड्रोजन थी, अब इनके पास 3 हाइड्रोजन है। अब मैं इधर भी एक ग्रुप लगा देती हूँ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन रह गए। अब इधर एक और ग्रुप लगा देते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब एक हाइड्रोजन रह गया। अब दोनों तरफ दो दो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक। तो अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ग्रुप्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे। और जितने ज़्यादा ग्रुप्स लगे होते हैं हम क्या कहते हैं, दैट एल्कीन इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हम कैसे पहचानेंगे, जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे वही एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी और वही ज़्यादा स्टेबल होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप लगाने लगते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगाने लगते हैं, कार्बन पर हाइड्रोजन एटम्स कम होने लगते हैं। तो ये जो लास्ट में हमने लिखा है जिसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज़ द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर उसके बाद ये जिसके पास 3 ग्रुप हैं, एक ही हाइड्रोजन है। फिर ये जहाँ 2 हाइड्रोजन है। फिर ये जहाँ 3 हाइड्रोजन है। और सबसे कम स्टेबल जो है वो पहली वाली एल्कीन होगी, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हम पहचानेंगे कैसे, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 CH2 CH CH3 Br। अब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन है और उसके बगल वाला बीटा कार्बन है। अब अल्फ़ा के बगल में यहाँ पे 2 कार्बन है, एक इधर वाला ये भी बीटा है और एक इधर वाला ये भी बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन है और उसके बगल वाले बीटा कार्बन है। अब क्या होगा, अब हमें बीटा एलिमिनेशन में क्या करना होता है, हाइड्रोजन हमें बीटा पोजीशन से रिमूव करनी होती है। तो अगर हमने यहाँ से रिमूव करी, ठीक है, इसको बीटा 1 कर देते हैं, इसको बीटा 2 कर देते हैं। तो अगर बीटा 1 से रिमूव हुई तो डबल बॉन्ड बीटा 1 और अल्फ़ा के बीच में बनेगी, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी, यहाँ तो ये वाला ग्रुप सेम रहेगा CH3, ये ग्रुप सेम रहेगा CH2, ये CH2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये CH हो गया, यहाँ से Br निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। तो एक एल्कीन ये बना। अब मान लेते हैं दूसरे में हमने क्या किया कि बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव किया। बीटा 2 से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये CH3 जो है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, CH2 CH डबल बॉन्ड, और बाकी पोर्शन वैसे ही रहेगा CH2 CH2 CH3। तो 2 एल्कीन बने। अब हमें बताना है कि कौन सा एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब हमें देखना है कि जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे वही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनमें एक एक हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन है। और इस वाली एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर 2 + 1 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 2 हाइड्रोजन है। इसमें कम हाइड्रोजन है इसीलिए यही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, एंड दिस इज़ द मेजर एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एंड द अदर वन इज़ द माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। So this is beta elimination of halo alkanes, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में जो है हम बीटा एलिमिनेशन कराते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है जब कार्बन, तो जब कार्बन मेटल बॉन्ड बनती है तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। नाउ फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट, वो होता है RMgX। R मतलब एल्किल ग्रुप, Mg इज मैग्नीशियम, X इज हेलाइड। सो रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली इज एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, ठीक।
अब यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी ये एक्स हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आर में कार्बन है जो नॉन मेटल है, तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो आर एल्किल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आर एक्स की रिएक्शन एम जी के साथ कराते हैं, हेलो एल्केन की मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आर एम जी एक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं दे रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो उन्हें प्रोटॉन यानी H प्लस दे सकता हो, उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन देने वाला कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। इवन वाटर, एल्कोहल्स, अमाइंस आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम टू हाइड्रोकार्बन्स। कैसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ये आर एम जी एक्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाटर है, इट विल गिव प्रोटॉन दैट इज़ H प्लस। जब H प्लस आएगा यहाँ से H प्लस, तो ये नेगेटिव होता है डेल्टा, तो ये आर और एच कंबाइन करके आर एच बना लेंगे। और एम जी पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या अटैक करेगा ओ एच माइनस, तो ये बन जाएगा एम जी ओ एच एक्स। ठीक, तो एच प्लस प्रोटॉन, तो क्यों प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? क्योंकि जो यहाँ पे एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आर और एच मिलकर हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कंबाइन विद एनी सोर्स ऑफ वाटर एंड दे कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन्स। इसीलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन हो रही होती है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बना रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो मॉइस्चर के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन वी हैव वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स जो है रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आर एक्स टू एन ए है, तो एक्स और एन ए, ये एन ए एक्स बना देते हैं और टू आर, दो आर कंबाइन करके हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। तो दीज आर दी सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। Now we will discuss some of the physical properties of haloalkanes and haloarenes. The first one is melting and boiling points. अब जो haloalkanes होते हैं उनकी बॉन्ड जो होती है वो पोलर होती है, haloalkanes और haloarenes की, क्योंकि जो X होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दिस बॉन्ड इज़ पोलर। और पोलर होने की वजह से थोड़ा सा इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं यहाँ पर। सो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्योंकि बॉन्ड पोलर होती है और हेलोजन के प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, इसीलिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, मतलब जो एल्केन्स हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन्स हैं, उनसे हेलो एल्केन्स की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स से ज़्यादा होती है इनकी। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, the attraction gets stronger as the molecules get bigger in size and have more electrons, and therefore boiling point increases with increase in molecular mass. जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो strength of van der Waals forces increases and therefore their boiling point also increases. जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा boiling point बढ़ेगी. For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halides decreases in the order this. तो आयोडाइड्स का सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोराइड्स का सबसे कम, ऑफ कोर्स। ठीक है, देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है तो ब्रांचिंग होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। अब अगर ऑर्थो पैरा मेटा में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का, और बॉइलिंग पॉइंट का ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो का सबसे ज़्यादा होता है।
तो पैरा का क्यों ज़्यादा है? दी पैरा आइसोमर्स आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर. पैरा आइसोमर ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा क्लोजली जो है वो पैक होते हैं और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा सिमेट्रिकल है. नाउ नेक्स्ट इज दी सॉलिबिलिटी. क्योंकि पोलर होते हैं ये, इसलिए दे आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर, पर थोड़ा बहुत वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनकी पोलैरिटी की वजह से, पर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है और जब हेलो एल्केन्स को डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं. जो नई इंटरेक्शंस डेवलप हो रही हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, वो वीक हैं, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले जो इंटरेक्शंस थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है. सो लेस एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप. नहीं, जब नई अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बनती हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि वो वीक हैं. सो लेस एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेटअप बिटवीन हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एज दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर. तो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो इंटरेक्शंस बनती हैं वो पहले और बाद में सेम स्ट्रेंथ की होती हैं. न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वन बीइंग्स ब्रोकन टू सेपरेट हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट इज छोटी छोटी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. नॉट हेलोजन एटम्स, ये तो गलत हो गया है. अच्छा, हेलोजन एटम्स के ऊपर मोनो डाई ट्राई हो सकता है. एक हेलोजन एटम होगा तो मोनो, दो होंगे तो डाई, तीन होगा तो ट्राई. दूसरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये हमें पता है. जिस ग्रुप से जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है. जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है वो अगर दो ग्रुप से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है. और जिस कार्बन से एक्स जुड़ा है अगर वो तीन डिफरेंट ग्रुप्स यानी कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शरी है. इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से एक्स जुड़ा है तो वो अलाइलिक है. यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से एक्स जुड़ा है. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो एलाइलिक है. अगर बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से जुड़ा है तो बेंजाइलिक है. ठीक है. अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो विनाइलिक है. और अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो एरिल है. इसके अलावा अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो ये जेमिनल डायहाइड्स या जेम डायहाइड्स है. और अगर अगल बगल वाले कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर एक एक हेलोजन एटम है तो ये विसिनल या विक डायहाइड्स हैं. इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी बुक में कुछ कंपाउंड्स मेंशन हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए. कभी कभी वो पूछते हैं कि वो किस काम आते हैं. तो क्लोरेमफेनिकॉल है, इट इज़ यूज्ड इन टाइफॉइड फीवर. क्लोरोक्विन, इट इज़ यूज्ड इन मलेरिया. हेलोथैन यूज्ड इन एनेस्थेटिक्स. एंड थायरॉक्सिन, इट इज़ एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन जिसकी कमी से गोइटर हो जाता है. These are some of the physical properties and classification of haloalkanes and haloarenes.